ये पार्ट थर्ड। आज हम द्वितीयक समंकों के बारे में पढ़ेंगे। द्वितीयक समंकों की जो सामग्री के स्रोत क्या है, इनका उपयोग क्या है। द्वितीयक सामग्री स्रोत एंड इसका उपयोग, सेकेंडरी डाटा सोर्स एंड इट इज़ यूज। द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्र किए गए होते हैं, वे द्वितीयक समंक कहलाते हैं। अर्थात द्वितीयक समंक वह हैं जो पहले से ही अस्तित्व में है और वर्तमान प्रश्नों के उत्तर के लिए न होकर बल्कि किसी दूसरे उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए होते हैं, वे द्वितीयक समंक होते हैं। द्वितीयक सामग्री का संकलन नहीं किया जाता बल्कि वे उद्दित होते हैं, अर्थात उनका प्रयोग किया जाता है। केवल अपने उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग किया जा सकता है। द्वितीयक समंकों के स्रोत जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लगाकर एक व्यक्तिगत स्तर पर ले सकते हैं, हमारे न्यूज़ मैगजीन तक ले सकते हैं। तो मोटे रूप में इनको जो प्रकाशित स्रोत हैं उनके वो हमारे लिए अधिक उपयोगी होते हैं। तो पब्लिश जो स्रोत होंगे जो भिन्न भिन्न विषयों पर सरकार है, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, व्यक्ति है, प्राथमिक अनुसंधान द्वारा प्राप्त समंकों को समय समय पर प्रकाशित करती रहती है, उनको प्राय हम द्वितीयक स्रोतों के रूप में प्रयोग करते हैं, वो उनके स्रोत होते हैं। पहला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जो समंक प्रकाशित होते हैं, जैसे कि एनएस स्टैटिस्टिकल ईयर बुक्स होती है, डेमोग्राफिक ईयर बुक्स होती है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ IMF की होती है, ILO है, IBRD इत्यादि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होते हैं, उनको अपन एक देश के दूसरे देश के बीच में जो तुलनात्मक स्टडी के लिए या किसी देश की स्थिति को जानने के लिए आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, उसमें काम आती है। दूसरा सरकारी प्रकाशन। इस सरकारी प्रकाशन का मतलब अभिप्राय हमारे यहाँ स्थानीय और राज्य सरकारों के द्वारा होता है। स्थानीय और राज्य सरकारें द्वारा भी भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित समंकों का प्रकाशन किया जाता है और इन समंकों में विश्वसनीयता की मात्रा अधिक होती है। जैसे आप मान लीजिए 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट कैसे हुआ, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसी है इत्यादि। जैसे RBI बुलेटिन, इकोनॉमिक सर्वे, सेंसेक्स रिपोर्ट इत्यादि जो भी चीज़ें होती हैं जो सरकार द्वारा होती है, उस विश्वसनीय ज़्यादा भी होती हैं। वो हमारे देश की स्थिति और हमारी प्लानिंग, हमारी किसी योजना को जानने का अधिक उचित तरीका होता है। तीसरा, अर्ध सरकारी प्रकाशन। कुछ अर्ध सरकारी प्रकाशन भी होती है, जैसे कि अर्ध सरकारी संस्थाएं जहाँ होती हैं। अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे कि नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषदें हैं, पंचायतें हैं, के द्वारा भी भिन्न भिन्न प्रकार की जो उनकी समस्या होती है, जैसे जन्म मरण के आंकड़े हैं, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े हैं, अपने गांव की विकास रिपोर्ट है, अपने गांव के कोई विशेष इस प्रकार का एक ढांचा होता है, उन सब के बारे में एक आंकड़े समंक पर पेश करते हैं, उनकी रिपोर्ट बनाते हैं। वो भी एक प्रकार से अर्ध सरकारी प्रकाशन होते हैं, वो वास्तविकता को से सटीक होते हैं। चौथा, आयोगों व समितियों के प्रतिवेदन भी होते हैं। सरकार द्वारा समय समय पर नियुक्त किए गए आयोगों व समितियों की रिपोर्ट का भी प्रकाशन किया जाता है। उदाहरण के लिए वित्त आयोग है, एकाधिकार आयोग है, और जो भी लोकसभा और विधानसभा और राज्यसभाएं और जो भी सरकार किसी प्रकार की रिपोर्ट बनाती है, समिति बनाती है, उनकी जो रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट भी हमारी इस प्रकार जैसे गरीबी उन्मूलन की है, महिला अत्याचार पर है, ठीक है। और जो भी इस प्रकार की जो भी हमारे जो भी वर्तमान नवीन मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे जो सरकार रिपोर्ट बनाती है, आयोग बनाती है, उनकी जो रिपोर्टें होती है, वो रिपोर्ट हमारी बहुत काम आती है। वो भी हमें सेकेंड डाटा के रूप में प्रयोग होती है। पाँचवा, अनुसंधान व शोध संस्थाओं का प्रकाशन। अनेक शोध संस्थाएं समय समय पर अपने शोध परिणामों को प्रकाशित करती है। उदाहरण के लिए भारतीय सांख्यिकी अनुसंधान, ISI कह दीजिए आप, राष्ट्रीय प्रतिदर्श जांच संगठन NSSO कह सकते दीजिए आप, व्यावहारिक आर्थिक शोध की राष्ट्रीय परिषद NCAER इत्यादि की रिपोर्टें। इस प्रकार की जो शोध प्रकाशन करती हैं, उनका भी हमें सेकेंड डाटा के रूप में उपयोग होता है। व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रकाशन। व्यापारिक एवं वित्तीय संस्थाएं भी हमारे जैसे कि FICCI है, ट्रेड यूनियन है, ठीक है, बैंक बोर्ड्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, स्टॉक एक्सचेंज है, और भी ऐसी कोई संस्थाएं हैं जो अपनी वित्तीय व्यापारिक संस्थाएं जो अपने प्रकाशन प्रतिवर्ष प्रकाशित करती है, उनके समंक भी हमें सेकेंड डाटा के रूप में प्रयोग ले सकते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाएँ जो होती है, इसके अलावा भी जैसे समाचार पत्र पत्रिकाएँ स्टेट लेवल की है, सेंट्रल लेवल की है, या इंटरनेशनल लेवल की जो समाचार पत्र पत्रिकाएँ होती है, उनका भी अपन प्रयोग किया जा सकता है। उन मैगजीनों का प्रयोग किया जा समकता है जो हमारे लिए द्वितीयक समंक का कार्य करती है, जिसके अंदर वर्तमान आर्थिक और सामाजिक विषयों पर समंक दिए हुए होते हैं।
इसके अलावा कुछ अप्रकाशित स्रोत होते हैं जो मोटे रूप में प्रकाशित होते हैं, अनपब्लिश स्रोत होते हैं। कुछ ऐसी सांख्यिकी सामग्री भी होती है जिसका विधिवत प्रकाशन नहीं हो पाता है, परंतु वे भी काफ़ी उपयोगी होते हैं, जैसे कि प्राध्यापकों द्वारा या आचार्यों द्वारा किए गए शोध कार्य है, कॉलेजों के जो रिकॉर्ड कार्य है, तो इत्यादि कार्य क्या होते हैं हमारे ये प्रकार से अप्रकाशित स्रोत होते हैं, अप्रकाशित समंक होते हैं, उनका प्रयोग भी सेकेंड डाटा के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीयक समूहों का प्रयोग करते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए हमें। द्वितीयक समूहों की मुख्य समस्या उनके संकलन की न होकर उनके सही और संशोधित रूप में प्रयोग करने की होती है। हम ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे लोगों द्वारा संकलित समूहों में त्रुटियाँ और सीमाएँ हो सकती है। ऐसे समूहों की आलोचनात्मक जांच एवं विस्तृत संपादन किए बिना उनका प्रयोग करना खतरनाक हो सकता है। प्रोफेसर कॉर्नर ने ठीक ही कहा है, समंक विशेष रूप से अन्य व्यक्तियों द्वारा एकीकृत समंक प्रयोगकर्ताओं के लिए अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण होते हैं। अतः द्वितीयक समूहों का प्रयोग करने से पूर्व अनुसंधान को इस बात की पूरी जांच कर लेनी चाहिए कि उपलब्ध समंक वर्तमान उद्देश्य के लिए विश्वसनीयता, अनुकूलता, पर्याप्तता का गुण रखते हैं या नहीं। अगर रखते हैं तो प्रयोग करें, अन्यथा नहीं करें। इसमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए हमें। द्वितीयक समूहों का प्रयोग करने से पूर्व उनके बारे में निम्न तथ्यों की जांच पड़ताल कर उनका प्रयोग करना चाहिए, हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, पिछले अनुसंधानकर्ता की योग्यता क्या है, शोधकर्ता की योग्यता क्या है। सर्वप्रथम ये पता लगाना चाहिए कि सामग्री का संकलनकर्ता क्या अनुभवी, योग्य, ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति था। यदि हाँ, तो उनका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। उद्देश्य और क्षेत्र, दूसरा, उन समूहों के अनुसंधान का उद्देश्य और क्षेत्र का क्या था। यदि वर्तमान और पिछले अनुसंधान के उद्देश्य और क्षेत्र में काफ़ी हद तक समानता है तो प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। समंक संकलन की रीति, इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए कि समंक संकलन की जो रीति पहले अपनाई गई थी वो कहाँ तक उपयुक्त है और वर्तमान में उस रीति की विश्वसनीयता और उपयोगिता कितनी है। अगर सटीक बैठती है तो प्रयोग करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। इकाई की उचित परिभाषा, द्वितीयक सामग्री के प्रयोगकर्ता को इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए कि अनुसंधान की इकाई का अर्थ, परिभाषा, समरूपता की दृष्टि से वह समराप उसके अनुकूल है या नहीं। अगर अनुकूल नहीं है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला, अनुसंधान व समय की परिस्थितियाँ, इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए कि उपलब्ध समंक किस काल व समय में और किन परिस्थितियों में संलग्न है। जैसे कि मान लीजिए मंदी काल में समंक तेजी काल के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। इसी प्रकार युद्ध काल के समंक शांति काल के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। उसी प्रकार से जो एक देश की परिस्थितियाँ होती हैं, योजनाएँ होती हैं, वो एक समय और किन परिस्थितियों में हुई वो उन पर डिपेंड करेगा। उनकी देखकर वो उन समान परिस्थिति है तो उनका यूज़ करना चाहिए, वरना उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्धता की मात्रा का स्तर माप कर, इस संबंध में भी एक सावधानी ये ज़रूरी है कि उपलब्ध सामग्री में पिछले अनुसंधान द्वारा जो शुद्धता का स्तर रखा गया था वो सही था। अगर कम है तो समूहों को अविश्वसनीय हो जाएंगे, उनको रोक देना चाहिए। अगर अविश्वसनीय है तो उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर सही है तो उनका प्रयोग करना चाहिए। तुलनात्मक जाँच, अनुसंसाधनकर्ता द्वारा या शोधकर्ता द्वारा समूहों की परीक्षणात्मक जांच अवश्य की जानी चाहिए। इसके दो ढंग हो सकते हैं। प्रथम, उपलब्ध समूहों में से कुछ की परीक्षणात्मक जांच, उनकी टेस्टिंग करें, जांच करके विश्वसनीयता का पता लगाया जाना चाहिए। द्वितीय, जो वर्तमान समस्या है, इन उद्देश्य है हमारा, उससे संबंधित समंक अनेक स्रोतों से उपलब्ध है तो उनकी परस्पर तुलना करके शुद्धता की जाँच करनी चाहिए कि यदि समूहों में काफ़ी अंतर है तो ऐसी दिशा में नए सिरे से स्वयं अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता को अपना करना अच्छा होगा, बजाय कि वो द्वितीय सामग्री का प्रयोग करें। इस संबंध में प्रोफेसर बाउले ने ठीक ही कहा है, ये कथन 100% ठीक जाना पड़ता है कि प्रकाशित समूहों को ऊपर से देखकर अर्थात उनको बाह्य मूल्य के आधार पर स्वीकार कर लेना कभी सुरक्षित नहीं है, जब तक कि उनका अर्थ व उनकी सीमाएं अच्छी तरह से ज्ञात न हो जाए। और ये सदैव आवश्यक है कि उन तर्कों की आलोचना समीक्षात्मक की जाए जो उन पर आधारित है। थैंक यू दोस्तों।